बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालिया, मुसन्निफ़ असर नोमानी। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 8 सफ़ा नंबर 118 से। तैयार होगी बेटी? हलील साहब ने कहा। नजमा को रुकना पड़ा, और न सिर्फ रुकना पड़ा बल्कि जब वो उनकी तरफ घूमी तो मुस्कुरा भी रही थी। जी हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए, उसने जवाब दिया। क्या रज़िया भी जा रही है? हलील साहब ने पूछा। नहीं अंकल, मैं तो यूं ही नजमा से मिलने आ गई थी, रज़िया ने बताया। चलो ना, तुम भी तफरी कर लेना, सलीम ने कहा। नहीं सलीम भाई, अम्मी कहीं जाने वाली थी, मैं उनसे सिर्फ 1 घंटे की इजाज़त लेकर आई थी, रज़िया ने जवाब दिया। वो सब लोग बाहर आए। एक और बाहर बरामदे की सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी। नासिर साहब नज़र नहीं आ रहे? सलीम ने हलील साहब से पूछा। मैंने उसे पहले ही भेज दिया है, हलील साहब ने जवाब दिया, ताकि यूनियन के ज़िम्मेदारान अरकान को आज की बातचीत पर आमादा कर सके। ये आपने अच्छा किया, नजमा ने पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। अच्छा नजमा, मैं अब चलूँगी, रज़िया बोली। आज शाम को आ रही हो? क्यों नहीं, ज़रूर आ रही हूँ, जवाब सलीम ने दिया। नजमा मुंह बनाकर रह गई। रज़िया मुस्कुराते हुए गेट की तरफ बढ़ गई। टाइगर ने उसके साथ जाने की कोशिश की। नहीं टाइगर, वो उसे चमकारते हुए बोली, आज से तुम यही रहोगे। कम ऑन टाइगर। सलीम ने अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे इशारे से बुलाया। टाइगर ने पहले रज़िया की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए झुझका, फिर दौड़ता हुआ कार में चढ़ गया। हलील साहब पिछली सीट पर नजमा के साथ बैठ चुके थे। सलीम ने दरवाज़ा बंद करते हुए इंजन स्टार्ट किया और दूसरे ही लम्हे कार कोठी से निकलकर स्टार केमिकल इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री की तरफ भागी चली जा रही थी। नया पैराग्राफ। स्टार केमिकल इंडस्ट्रीज़ के चौकीदार ने मुश्तबा नज़रों से अपने सामने खड़े हुए हीरो टाइप टैडी नौजवान की तरफ देखा। नौजवान के जिस्म पर अजीबो गरीब डिज़ाइन की एक टी शर्ट और इंतहाई तंग बतलून मुंडी हुई थी। गर्दन के पीछे बाल इतने बड़े हुए थे जैसे कई माह से हिजामत न की हो। रगड़ रगड़ के छीले हुए चेहरे पर कनपटी के करीब इतनी बड़ी कलमें छोड़ दी गई थी कि ज़रा और आगे बढ़कर एक दूसरे से मिल जाएं तो अच्छी खासी दाढ़ी मालूम होती। बगल में एक छोटा सा डिब्बा दबाया हुआ था। किससे मिलना है बाबू साहब? चौकीदार ने पूछा। मैनेजर साहब से। क्या काम है? ये पार्सल उन्हें देना है। मुझे दो, मैं पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे हदायत की गई है कि मैनेजर साहब के अलावा किसी के हाथ में ना दूं। अच्छा जाओ। चौकीदार एक तरफ हट गया। नौजवान एक शाने बेनियाजी के साथ फैक्ट्री की तरफ चल दिया। नासिर इस वक्त अपने ऑफिस में ही था। हलील साहब भी एक कुर्सी पर मौजूद थे। चपड़ासी ने नौजवान के अंदर आने की इतला दी। बुला लो, नासिर ने चपड़ासी से कहा और हलील साहब की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि हावर ने हमारी चीज़ भेजी है। अभी अल्फाज इसके मुंह में थे कि नौजवान उसी शान के साथ अंदर दाखिल हुआ। सलाम मैनेजर साहब, नौजवान ने पार्सल मेज़ पर रखते हुए कहा। हावर भाई ने कहा था कि ये पार्सल आपको पहुंचा दिया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? नासिर ने पूछा। जॉनी। हावर ने कुछ और तो नहीं कहा है? मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त कहाँ है? पता नहीं, मुझसे कल शाम मुलाकात हुई थी, कहने लगे कि घर पर एक पार्सल रखा है, वो नासिर साहब को पहुंचाना है। जॉनी ने जवाब दिया। इस वक्त उनके घर तो गया तो मालूम हुआ सुबह से कहीं गए हुए हैं। मैंने पार्सल लिया और यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, नासिर ने कहा, मगर जॉनी जाने की बजाय वहीं खड़ा रहा। हावर भाई ने यह भी कहा था, वो सर खुजाते हुए बोला, कि नासिर साहब तुम्हें 100 रुपये भी देंगे। नासिर ने खामोशी से बटवा निकाला और एक 100 रुपये का नोट जॉनी के फैले हुए हाथों पर रख दिया। जॉनी ने नोट लेकर सलाम किया और ऑफिस से बाहर निकल गया।
اس کے جانے کے بعد ناصر نے پارسل کھولا۔ ایک گتے کے ڈبے میں الارم کلاک رکھا ہوا تھا۔ خلیل صاحب الارم کلاک دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ تو نجمہ کا کلاک معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا۔ ناصر ہنسنے لگا۔ جی نہیں، اس نے جواب دیا، البتہ اس کمپنی اور اسی ڈیزائن کا ضرور ہے۔ مجھے زیتون سے معلوم ہوا تھا کہ وہ کلاک سلیم نے نجمہ کو لا کر دیا ہے، چنانچہ میں نے خاص طور پر ہاورڈ سے کہا تھا کہ وہ ٹائم بم کے لیے اسی ڈیزائن کے کلاک کو استعمال کرے۔ فیکٹری میں بم پھٹنے کے بعد حادثے کی تحقیقات ضرور ہوگی، اور اس کلاک کا ہول پایا گیا تو شبہ سلیم کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ احمق ہو تم، خلیل صاحب غصے سے بولے۔ اس کا فائدہ یہ کون ثابت کرے گا کہ سلیم اس کلاک کو لے کر یہاں آیا تھا؟ فیکٹری اڑانے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ نہ صحیح کوئی مقصد، پولیس کے شبے کے لیے یہی کافی ہے کہ سلیم نے بالکل ایسا ہی ایک کلاک نجمہ کو لا کر دیا تھا۔ اس پر جرم ثابت نہ ہو سکے گا مگر پریشان تو ہوگا۔ میں فیکٹری سے کوٹھی پہنچنے سے نجمہ کا کلاک غائب کر دوں گا۔ سچ کہا ہے بزرگوں نے، نادان کی دوستی سے دانا کی دشمنی اچھی ہوتی ہے۔ خلیل صاحب بگڑے۔ صاحبزادے، آخر میں نے فیکٹری میں ہڑتال کرانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ ہڑتال کے دوران بم پھٹتا تو شبہ ورکرز کی طرف جاتا، مگر تم نے اسے گھر والوں پر منتقل کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ میرے ہر کام میں عیب نکالنے کے عادی ہیں، ناصر نے تلخی سے جواب دیا۔ بہرحال میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 4 کروڑ کی اسکیم آپ کی تھی۔ فیکٹری سے نبٹنا میری ذمہ داری ہے۔ اب آپ اپنا کام سنبھالیں، میں اپنا کام دیکھ لوں گا۔ خلیل صاحب چند لمحے ناصر کو گھورتے رہے، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گے۔ خیر تمہاری مرضی، انہوں نے کہا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے پھٹنے کا وقت کیا ہے؟ میں نے ہاورڈ سے رات 8 بجے کے لیے کہا تھا، ناصر نے بتایا۔ اس نے اس سلسلے میں جونی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھجوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ 8 ہی بجے کا ٹائم رکھا ہوگا۔ مگر میں نے تو تم سے رات 12 بجے کے لیے کہا تھا۔ میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بم 8 بجے پھٹتا ہے یا رات 12 بجے، ناصر بے پرواہی سے بولا۔ خلیل صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھلتا محسوس ہوا۔ ناصر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر اسے حیرت ہوئی۔ کوئی داخل ہونے والا نظر نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ ٹائیگر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کون ہے؟ اس نے ڈانٹ کر پوچھا۔ نجمہ کا کتا، خلیل صاحب نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نجمہ کا کتا؟ ناصر نے حیرت سے پوچھا۔ ٹائیگر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، آج رضیہ نجمہ کو دے گئی تھی۔ خلیل صاحب نے اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ اوفو، 3 بج گئے۔ معلوم ہوتا ہے نجمہ آج بات کیے بغیر نہیں جائے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ یونین میں اپنے آدمیوں کو کسی ایسی جگہ بھجوا دینا جہاں سے کم آج وہ ہاتھ نہ آ سکیں، مگر 5 میں سے 3 آدمی نجمہ نے تلاش کروا لیے۔ اگر جنرل سیکرٹری بھی مل گیا اور بات چیت طے ہوگی تو ٹائم بم کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا اور چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ صاحب، اس کا منہ خلیل صاحب کی طرف تھا۔ سلیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دیکھا، معلوم ہوتا ہے جنرل سیکرٹری کو بھی لوگ پکڑ لائے ہیں۔ خلیل صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ ان کے جانے کے بعد ناصر نے کلاک اٹھا کر اپنی گھڑی سے اس کا ٹائم چیک کیا۔ 3:05 ہوئے تھے۔ ناصر نے کلاک ہاتھ میں اٹھایا اور اسے گتے کے ڈبے میں بند کر کے بغل میں دباتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا۔ فیکٹری میں ہڑتال ہونے کی وجہ سے کام بند تھا۔ جو تھوڑے سے ورکر کام پر آ گئے تھے انہیں بھی ناصر نے چھٹی دے دی تھی۔ کلاک بغل میں دبائے وہ فیکٹری کے سٹور روم کی طرف چلا، مگر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹائیگر بھی بڑی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ سٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اصولاً اسے بند ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ ناصر کو وہاں ٹائم بم رکھنا تھا اس لیے اس نے لنچ کے بعد چپڑاسی سے صفائی کے بہانے تالا کھلوا دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سٹور روم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بے شمار چھوٹی بڑی الماریاں اور لوہے کے ریک ایک دوسرے سے لگے کھڑے تھے۔ ناصر نے درمیان کی ایک الماری کا انتخاب کر کے
क्लॉक उसके पीछे छुपा दिया। इस वक्त उसकी निगाह टाइगर पर नहीं पड़ी थी, मगर टाइगर आड़ में खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। अपने काम से फारिग होकर नासिर स्टोर रूम से बाहर आ गया, मगर अभी वो सिर्फ चंद कदम ही चला था कि टाइगर उसके पीछे से भागता हुआ आगे निकल गया। उसके मुंह में क्लॉक का डिब्बा दबा हुआ था। नासिर चौंक कर उसके पीछे दौड़ा। टाइगर का रुख उस ऑफिस की तरफ था। गनीमत था कि चपड़ासी मैनेजर साहब को ऑफिस से गायब देखकर खुद भी कहीं खिसक गया, वरना वो भी ये तमाशा देख लेता। टाइगर दफ्तर में दाखिल हुआ, एक कुर्सी पर चढ़कर क्लॉक का डिब्बा मेज पर रखा और खुद इत्मीनान से नीचे उतरकर वहीं बैठ गया जहां पहले बैठा था। नासिर ने अंदर दाखिल होने से पहले डिब्बे की तरफ देखा, फिर टाइगर की तरफ। टाइगर के करीब पहुंचकर उसने इंतहाई गुस्से से उसे मारने के लिए लात चलाई, मगर टाइगर बड़ा ही होशियार कुत्ता था। वो लात पड़ने से पहले ही कमरे से भाग निकला। टाइगर ने एक मरतबा फिर क्लॉक का डिब्बा उठाया और स्टोर की तरफ चल पड़ा। इस मरतबा उसने अंदर दाखिल होने से पहले ना सिर्फ अच्छी तरह देखकर टाइगर की अदम मौजूदगी का इत्मीनान कर लिया, बल्कि स्टोर का दरवाज़ा भी बंद करके क्लॉक एक दूसरी अलमारी के पीछे छुपा दिया और हाथ झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसने फिर एक मरतबा चारों तरफ देखा और उस हॉल की तरफ बढ़ गया जहां यूनियन के नुमाइंदे और नजमा के माबैन गुफ्तगू हो रही थी। इब्तदाई गुफ्तगू के बाद ही ये बात जाहिर हो गई कि हड़ताल करने की कोई माकूल वजह मौजूद ना थी। नजमा के वालिद अपने वर्कर्स का बेहद ख्याल रखते थे और वर्कर्स को इस फैक्ट्री में जो सहूलतें हासिल थीं वो आम तौर पर दूसरे सनती इदारों से कहीं ज़्यादा थीं। इंतज़ामिया के सख्त रवैये को हड़ताल की वजह बताया गया था। नासिर ने इरादतन एक वर्कर को काम के दौरान फैक्ट्री की कैंटीन में देखकर उसे न सिर्फ सख्त सुस्त कहा था, बल्कि उसी वक्त मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था कि नासिर के आदमी को इस वाक़े की आड़ में वर्कर्स को भड़काने का मौका मिल सके। बात मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मुतालबात भी शामिल कर दिए गए जो किसी तरह भी माकूल नहीं कहे जा सकते थे। बहरहाल हड़ताल तो हो गई, मगर खुद नासिर के आदमी में महसूस कर रहे थे कि अगर कोई बातचीत हुई तो इन्हें अपने मौक़िफ़ की तायद में यूनियन के दूसरे नुमाइंदों को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। नासिर ने हाल के बाहर ही खड़े रहकर दोनों तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू सुनी। हरचंद हलील साहब उसे इंतज़ामिया के वकार का मसला बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर नजमा और सलीम की मुसालिहाना रवैया नासिर के आदमियों को इस बात का मौका ही नहीं दे रहा था कि वो बाकी नुमाइंदों को इश्तियाल दिलाने में कामयाब हो जाए। ये रुख देखकर नासिर के आदमी और ख़ास तौर से जनरल सेक्रेटरी इस कोशिश में था कि बातचीत कल के लिए मुलतवी करा दे, ताकि इस दरमियान नासिर से मज़ीद हदायत ली जा सके। नासिर चंद मिनट खड़ा रहा और फिर अपने ऑफिस की तरफ लौट आया। एक कदम उसका कमरे के अंदर था और एक बाहर कि उसकी नज़र अपनी मेज़ की तरफ उठ गई। क्लॉक का डिब्बा सामने ही रखा था और उसका मुंह चुड़ा रहा था। नासिर के मुंह से बेहतियार एक गाली निकली। उसने ताव खाते हुए पूरे कमरे में देख डाला, मगर टाइगर का कहीं पता नहीं था। नया पैराग्राफ। आखिर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की कामयाब कोशिशें हुई। 5:15 बजे मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गई, मगर इतना ज़रूर हुआ था कि यूनियन के बाकी नुमाइंदों के दबाव से तमाम गैर माकूल मुतालबात वापस ले लिए गए थे। अब बात सिर्फ निकाले गए वर्कर्स की मुलाजमत पर वापसी और साल में 2 की बजाय 3 बोनसों की तकसीम पर अटकी हुई थी। नजमा ने तीसरे बोनस के सिलसिले में इतना वादा तो कर लिया था कि वो खुद फैक्ट्री की माली हालात का जायज़ा लेकर देखेगी, और गुंजाइश हुई तो कम से कम 1/4 या निस्फ बोनस का इजाफा कर दिया जाएगा। यूनियन के बेशतर नुमाइंदे इस वादे पर मुतमईन हो गए थे, मगर हलील साहब बढ़ गए कि वो इस वर्कर को वापस लेना अपनी तौहीन ख्याल करते हैं। उसे काम से बेपरवाही और गफलत के इल्ज़ाम में निकाला गया है, और वो सिर्फ इस सूरत में वापस आ सकता है कि खुद हलील साहब फैक्ट्री से इस्तीफ़ा दे दें। नजमा ने भी इस इल्तवा को इस लिहाज से बेहतर समझा कि वो घर पर हलील साहब से बात करके शायद उन्हें राज़ी कर ले। 5:15 बजे मीटिंग ख़त्म हुई और सब लोग कार में बैठकर वापस चले गए तो नासिर ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था
कि टाइगर बड़े आराम से कार की अगली सीट पर बैठा है और ये कि उसके ऑफिस की मेज़ पर वो गत्ते का डब्बा तीसरी मर्तबा नज़र नहीं आ रहा। नजमा और सलीम अगली सीट पर बैठे थे और हलील साहब और नासिर पिछली सीट पर बैठे थे। मेरे ख्याल से नजमा बेटी, कार चलने पर हलील साहब बोले, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। भाई साहब मरहूम की वसीयत के मुताबिक तुम फैक्ट्री और जायदाद का पूरा इंतज़ाम संभाल लो और मुझे छुट्टी दे दो। बहुत अच्छा ख्याल है आपका, सलीम ने खलूस से दाद दी। यूं भी इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। डैडी आपसे मुखातब नहीं थे, नासिर ने तलही से कहा। मैंने भी आपसे कोई बात नहीं कही है, प्लीज़ तारिक साहब, नज़मा ने दखल दिया। आप इन मामलात को मुझ पर ही छोड़ देना। कैसे छोड़ दूँ? आखिर तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारे नफ़ा नुकसान का ख्याल मुझसे ज़्यादा किसे हो सकता है? सलीम ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है साहबजादे कि मेरी मौजूदगी से फैक्ट्री को नुकसान पहुँच रहा है? हलील साहब ने पूछा, मगर लहजा सख्त नहीं था। आप तारिक साहब की बातों का ख्याल ना करें, नजमा जल्दी से बोली। जी हाँ, सिर्फ अपना ख्याल करें। सलीम ने सर हिलाया। प्लीज़ तारिक साहब, दरअसल गलती मेरी ही है। हलील साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा। मुझे तारिक के आते ही चार्ज इनके हाथ में दे देना चाहिए था। कोई बात नहीं हलील साहब, गलती इंसान से ही होती है। सलीम चोट करने पर तुला हुआ था। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? नजमा किसी कदर तेज़ी से बोली। मैंने कभी आपसे एक हरफ भी इस बारे में कहा है? जायदाद मेरी है और इस बारे में सिर्फ मैं ही फैसला कर सकती हूँ। आप बदस्तूर काम करते रहेंगे, कोई आपको नहीं हटा सकता। हो जाए इसी खुशी में आज शाम एक दावत आपकी तरफ से, सलीम ने कार मोड़ते हुए कहा। नहीं बेटी, हलील साहब भी सलीम की बात नज़रअंदाज करके, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बाहमी ताल्लुकात खराब हों। मैं इन नेक ख्वाहिशात की तहदिल से कदर करता हूँ। आप खामोश नहीं रह सकते। नजमा ने सलीम को घूरा। मैं आप दोनों से मुखातिब नहीं हूँ, टाइगर से बातें कर रहा हूँ। क्यों टाइगर? सलीम ने अपने और नजमा के दरमियान बैठे हुए टाइगर के सर पर हाथ फेरा। भूं भूं, टाइगर ने गोया जवाब दिया। अंकल, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आप बदस्तूर अपनी जगह काम करते रहेंगे। नजमा ने हलील साहब को मुखातिब किया। मैं किसी का नाजायज़ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, हाँ ताल्लुकात ख़राब हो या अच्छे। फिर इस बेचारे वर्कर का क्या होगा टाइगर? सलीम कुत्ते से मुखातिब था। यूनियन को अपना ये अहमकाना मुतालबा तर्क करना पड़ेगा, नजमा बोली। मगर टाइगर, मेरा ख्याल है कि यूनियन बोनस का मुतालबा छोड़ सकती है, इस वर्कर की मुलाजमत पर बहाली का मुतालबा नहीं छोड़ सकती। ना छोड़े? फिर तो हड़ताल जारी रहेगी। क्यों टाइगर? वो टाइगर ने जवाब दिया। मुझे इसकी परवाह नहीं, नजमा ने गुस्से से कहा। किसकी? टाइगर की या हड़ताल की? मैं नहीं नजमा बेटी, मसलहत यही है, मैं और नासिर कल ही अपना इस्तीफ़ा दे दें। हलील साहब ने कहा। नहीं अंकल, अभी आप कोई फ़ैसला न करें, मैं आपसे इस मसले पर फिर बात करूँगी। इसके बाद बाकी सारा रास्ता निस्बतन खामोशी से तय हुआ। सलीम ने कार कोठी के गेट में मोड़ते हुए गैराज के सामने रोक दी। सबसे पहले नजमा उतरी और कोई बात किए बगैर अपने कमरे की तरफ चल दी। उसके बाद हलील साहब भी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कार गैराज में बंद न कीजिएगा, नासिर उतरते हुए बोला। क्यों? सलीम ने पूछा। मुझे भी कहीं जाना है। वापस कब आएंगे? कुछ कह नहीं सकता। फिर तो मुझे अफसोस है कि आपको टैक्सी करना पड़ेगी, सलीम ने कार की चाबी अपनी जेब में रखते हुए जवाब दिया। मैं और नजमा अभी कुछ देर में बाहर जाने वाले हैं। सलीम उतरा तो उसके साथ ही टाइगर उतरा, मगर वो अगली सीट से उतरा तो पिछली सीट के नीचे घुस गया। टाइगर, सलीम ने पुकारा। जवाब में फौरन ही टाइगर सीट से बाहर निकल आया, मगर अकेला नहीं था। उसके मुंह में अलार्म क्लॉक का डिब्बा फंसा हुआ था। नासिर ने डिब्बे को देखा और देखता ही रह गया। यकीनन अगर उसके पास रिवॉल्वर होता तो इस नामकूल कुत्ते को गोली मार देता। भाई वाह, सलीम ने हैरत से कहा।
मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी मालिका इस क्लाक को फैक्ट्री ले गई थी, मगर तुमने इस वक्त लाजवाब काम किया है, शाबाश। उसने टाइगर की कमर पर थपकी देते हुए क्लाक का डिब्बा उसके मुंह से ले लिया। नासिर एकदम तेजी से घूमा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, मगर ये सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो बरामदे में दाहिनी तरफ नहीं मुड़ा था। सलीम की नज़रों से ओझल होते ही उसका रुख नजमा के कमरे की जानिब था। नजमा बाथरूम में लिबास तब्दील कर रही थी। नासिर दबे कहूँ उसके कमरे में दाखिल हुआ। अलार्म क्लॉक सामने ही सिंगार मेज पर रखा था, अपने डिब्बे के अंदर, जिसके ढकने को आगे लगाने की बजाय पीछे लगा दिया गया था। नासिर ने क्लॉक उठाया और उसी तरह दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। अब उसके कदम हलील साहब के कमरे की तरफ उठ गए थे। हलील साहब ने अभी कोट तक नहीं उतारा था, बाहर आकर यूं ही सोफे पर बैठ गए थे। उनकी पेशानी पर फिक्र की गहरी सिलवटें उभरी हुई थी। गजब हो गया डैडी, नासिर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। क्या हो गया? हलील साहब चौंके। नजमा का कुत्ता टाइगर वो क्लॉक फैक्ट्री से यहाँ ले आया है। क्या? हलील साहब एकदम सीधे होकर बैठ गए। जी हाँ, 2 मरतबा उसने स्टोर से क्लॉक निकालकर मेरे ऑफिस की मेज़ पर रख दिया था, नासिर ने बताया। तीसरी मरतबा मैं फिर स्टोर में रख कर आया था। क्लॉक स्टोर में रखने के बाद मैंने टाइगर को कार में बिठा दिया था, स्टोर का दरवाज़ा भी मुकफल कर दिया था, मगर इसके बावजूद पता नहीं वो किस वक्त और किस तरफ से स्टोर में घुस गया और क्लॉक निकाल लाया। तुम हर काम बिगाड़ने पर तुले हुए हो, हलीफ साहब गरजे। ज़रूर स्टोर की कोई खिड़की खुली रह गई होगी। तुमने खिड़कियां बंद कर दी थी ना? खिड़कियां? नासिर ने सर खुजाया। खिड़कियों की तरफ तो मैंने गौर ही नहीं किया था। वो क्लॉक किस वक्त कहाँ है? हलील साहब ने पूछा। तारिक के पास, उसने टाइगर से ले लिया था। वो समझ रहा है कि नजमा का क्लॉक है, नासिर ने बताया। मैंने नजमा से कमरे से उसका क्लॉक उठा लिया है, ये रहा। और इसका टाइम भी तुम्हें नहीं मालूम है? 8 ही बजे का होगा, मुझे यकीन है। तुम्हारी हमाकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। हलील साहब बदस्तूर गुस्से में थे। अब जाओ और किसी भी तरह वो क्लॉक हासिल करो। तारक जरूर उसे नजमा के कमरे में रखेगा। तुम इस क्लॉक को वहां वापस रख कर आओ और इसे उठा लाओ। नासिर चुपचाप कमरे से निकल गया। सलीम क्लॉक उठाए नजमा के कमरे में आया तो नजमा अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। एक शरीर मुस्कुराहट के साथ सलीम ने डब्बा खोलकर हस्बे साबक उसका ढकना पीछे लगाते हुए क्लॉक को नजमा की मेज पर रख दिया। वो वापस जा रहा था कि नजमा आ गई। ठहरिए, नजमा ने पुकारा, मगर सलीम के कदम नहीं रुके। मैं आप ही से कह रही हूँ, नजमा ने फिर आवाज़ दी। अल्फाज हलाफे मामूल थे, इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सलीम रुक गया। अब तक तो जाने के अहकामात ही सादर होते रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप हर बात में दखल देने लगे हैं। एक शोहर की हैसियत से मुझे यही करना चाहिए, मगर आप भूल रहे हैं कि महज ये एक ड्रामा है। ड्रामा जितना हकीकत के करीब हो, उसे देखने वालों को उतना ही लुत्फ आता है। मुझे तमाशा देखने वालों से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसका एक और दूसरा फ़ायदा भी है, सलीम ने जवाब दिया। तुमने देखा होगा कि जिस फिल्म में हीरो हीरोइन हकीकी जज्बात की तरह अदाकारी करते हैं, अमूमन उस फिल्म के मुकम्मल होने तक उन दोनों की शादी हो जाती है। मेरा मतलब है हकीकत में हो जाती है, खूब। तो यूँ कहिए कि मुआहदा होने के बावजूद आप सिर्फ 25,000 से मुतमईन नहीं हैं। नजमा का लहजा तंजिया था। ज़ाहरी बात है, करोड़ों के मुकाबले में 25,000 की हैसियत ही क्या है। कभी आपने अपनी हैसियत पर गौर किया है? तुमसे ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। सलीम ने सर हिला दिया, मगर मोहब्बत इससे फ़र्क नहीं मानती। बहुत खूब, तो अब आप मुझसे मोहब्बत भी करने लगे हैं, मजबूरन। सलीम ने जैसे अफसुर्दगी से जवाब दिया। तकदीर से कौन लड़ सकता है, मगर मुझे आपसे नफरत है, नजमा ने तलही से कहा। और मैं? अरे अरे, कैसी आर्टिस्ट हो गई। सलीम ने बात काटी। विलन के डायलॉग हीरो के सामने मत बोलो, और बोलना ही है तो ज़रा मुंह उस तरफ करके ज़ोर से बोलो ताकि नासिर साहब सुन लें। नासिर साहब आपसे लाख दर्जे अच्छे हैं,
नजमा की आवाज़ गुस्से से बुलंद हो गई थी। ये डायलॉग आस्था बोलने का था, वो सचमुच यकीन कर लेंगे। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये बात तुमने गलत कही। वाकई मेरे अंदर उन जैसी एक खूबी भी नहीं। क्लब, रेस, जुए और अय्याशी को तो जाने दीजिए, ये तो बहुत ही आला सिफात है। हद तो ये है मैं शराब तक नहीं पीता। अब यही देख लो, इन इतने दिनों से शौहर बना हुआ हूँ, मगर एक मर्तबा भी तुम्हें गले लगाने की कोशिश नहीं की। नासिर साहब होते तो न जाने कैसी कैसी मंजिलों से गुजर चुके होते। ये बात सलीम ने मुस्कुराते हुए कही थी, मगर इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं था कि ये एक तीर की तरह नजमा के दिल में उतरती चली जाएगी। गुज़श्ता 6 दिन से नजमा अपने आप से जंग कर रही थी, इस कशिश से लड़ रही थी जो उसे बेख्तियार सलीम की तरफ खींचे लिए जा रही थी। ये मालूम होने के बाद कि सलीम ने याददाश्त गुम होने का बहाना बनाया था, इसका पहला तासुर यही था कि सलीम एक मौका परस्त और खुदगर्ज इंसान है, जिसने एक दौलतमंद लड़की की मजबूरी से माली फ़ायदा उठाना चाहा था। मगर इसके बाद इन तमाम दिनों में से कोई एक बात भी उस तासुर को मज़ीद तकवीत पहुंचाने वाली उसने सलीम के अंदर नहीं देखी थी। उसकी शोहियाँ, उसकी शरारतें, उसका छेड़ना, कुछ भी तो तहजीब और शराफत के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता था। नजमा चाहती थी कि वो इससे नफरत करे, वो दिन भर इससे लड़ती झगड़ती गुस्सा करती, मगर जब रात को अपने कमरे की उदास खामोशियों में दिल को टटोलती तो सलीम को पहले से ज़्यादा करीब पाती, और ये एहसास शिकस्त उसे कुछ और झुंझलाहट में मुब्तला करता। उस वक़्त सलीम के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसका एहसास रखते हुए भी नजमा इसका एतराफ़ नहीं करना चाहती थी। ये बात नहीं कि सलीम और नासिर की शरारतों का वाज़ह तज़ाद उसने महसूस नहीं किया था, मगर वो दोनों को तराजू के एक ही पलड़े में तोड़ रही थी। इस वक्त सलीम के अल्फाज ने यकबारगी वो पर्दा नोच लिया जिसके पीछे एक औरत अपनी शिकस्त का पिंदार छुपाए बैठी थी, और ये इतना अचानक था कि नजमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। आप पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, वो एकदम चीख पड़ी। कोई फरिश्ता या यूसुफ सानी, आप कुछ भी हो, मगर मैं इस खेल से तंग आ चुकी हूँ। रज़िया को अभी और इसी वक्त मेरी पोजीशन साफ करना होगी। ये मुसीबत उसी की लाई हुई है, वो चाहे तो इसे समेट कर अपने घर ले जाए, मगर मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद सलीम भी उसके पीछे लपकता हुआ चला। इधर वो दोनों कमरे से निकले और उधर नासिर कमरे में दाखिल हुआ। उसने जल्दी से सिंगार में से टाइम बम वाला क्लॉक उठाकर नजमा का क्लॉक वहाँ रख दिया और हलील साहब के कमरे में वापस आ गया। वो बेचैनी से टहल रहे थे। ये लीजिए, नासिर ने क्लॉक उनके हाथ में दे दिया। मैं अभी इसे फैक्ट्री में वापस रखने जा रहा हूँ। हलील साहब ने क्लॉक लेते हुए कहा, मेरी वापसी तक यहीं रुकना। वो कमरे से बाहर निकले, राहदारी में आए। निगाह उठाकर देखा तो सलीम और नजमा राहदारी के दूसरे किनारे पर खड़े हुए बातें कर रहे थे। हलील साहब उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए कार की तरफ चल दिए। कार गैराज के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अलार्म क्लॉक अगली सीट के नीचे रखा और दरवाज़ा बंद किया। स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर चाबियां वहाँ नहीं थी। जल्दी से अपनी जेबें टटोली, मगर फौरन ही याद आ गया कि कार की दूसरी चाबी जो उनके पास रहती थी इस कोट में नहीं, उस कोट में है जो उन्होंने कल पहन रखा था और जो इस वक्त उनकी कपड़ों की अलमारी में लटका हुआ है। वो जल्दी से कार से उतरे और दरवाज़ा यूं ही खुला छोड़कर तकरीबन भागते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। तो गोया सचमुच रज़िया के पास जा रही हो? सलीम ने राहदारी में घूमने से पहले नजमा को पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। सलीम ने मुंह बनाया। सारे सीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम्हें मालूम नहीं, ऐसी सिचुएशन में हमारे फिल्मों की हीरोइन डायलॉग नहीं बोलती, गाना गाती हैं। सैया ने उंगली मड़ोरी, राम कसम शर्मा गई मैं, या फिर छोड़ो छोड़ो रे, हर जाई मेरी नाजुक कलाई, वगैरह वगैरह। सलीम साहब, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। इसका मतलब है कि फिर तो इस बात पर भी गौर कर सकती हो। किस बात पर?
یہی کہ کورٹشپ کی رات کافی طویل ہو چکی ہے، اب ہمیں باقاعدہ شادی کر لینا چاہیے۔ میں قیامت تک آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد صحیح، سلیم نے جواب دیا، مگر سوچ لو، اس وقت ہم دونوں بوڑھے ہو جائیں گے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے راہداری طے کر کے برآمدے تک آ گئے۔ نجمہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کار کی طرف چلی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔